नमस्कार साथियों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ही कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव और चुनाव का मतलब होता है इस भारत देश के नागरिकों का वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनना। लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोच के देखिए, अगर लोग जो वोट डाल रहे हैं वहीं पर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर लोगों ने जो वोट डाल दिया है उसके बाद वोटों को गिनने में गड़बड़ी हो जाए या फिर वोट गिनने के बाद भी वहां बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गड़बड़ी कर दे और वह सत्ता के लिए काम करने लगे, तो फिर किस लोकतंत्र की कौन दुहाई देगा? यह सवाल इस दौर में कहीं देश के सामने तो नहीं आ गया है, क्योंकि चुनाव को लेकर के जो सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल यह कहते हुए उठा दिया, वह भी पब्लिक मीटिंग के भीतर, कि 2024 के लोकसभा चुनाव इस भारत देश के भीतर आखिरी चुनाव है। ऐसा लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी तो दूर है, लेकिन उससे पहले इस भारत देश के उन सारे परिस्थितियों को जरा देख लीजिए और खुली आंखों से समझ लीजिए कि इस भारत देश में लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। सियासी तौर पर एक चुनाव चंडीगढ़ के मेयर को लेकर के आज सुबह हुआ और दूसरी ओर इस भारत देश के भीतर ईवीएम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां बैठे होंगे तो फिर वहां से निकलने वाले ईवीएम और उसके जो कोड वर्ड की जो जानकारी है वो किसको होगी? ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई, चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र भी लिखा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर चुप्पी साध दी। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या चुनाव आयोग भी इस लोकतंत्र के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? अगला सवाल होगा, अगर अदालत निर्णय देती है और फैसला देकर निर्देश जारी कर देती है कि चुनाव अब निगरानी में होगी, सही तरीके से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो और खुले तौर पर कैमरे के सामने उसी चुनाव को अगर सत्ता लूट करके ले जाए, तो फिर आप उस सत्ता को क्या कहेंगे? बहुत इसमें उलझने नहीं हैं। आज एक एक बात करके सारी बात को जरा समझने का प्रयास करते हैं। आज सुबह ही चंडीगढ़ मेयर को लेकर के चुनाव हुआ, उसके भीतर तमाम पार्षदों की मौजूदगी थी। वहां पार्षदों की कुल संख्या अलग अलग पार्टियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास 14 पार्षद थे और एक सांसद थी जो चंडीगढ़ की थी, यूनियन टेरेटरी जो है। तो वहां के एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वोट हो गए कुल मिलाकर के 15। एक अकाली दल जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था, लेकिन इस चुनाव में कहा जाता है कि वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, तो 15 एक 16 वोट हो गए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद थे, यानी 13 के साथ जो है कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहद ही एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और कांग्रेस के 7 पार्षद, 13 पार्षद के साथ खड़े हुए 7 पार्षद कांग्रेस के, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसके 20 पार्षद और दूसरी तरफ वही 16 पार्षद। अब 16 के 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को ही मिलेंगे जो कि मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी के मेयर बनाने के ऊपर कांग्रेस ने जो सहमति जता दी थी, उनके जब वोट पड़ने शुरू हो गए तो इस 20 में से 8 वोट जो है खारिज ही कर दिए गए। यानी कह दिया गया कि इसमें कहीं पर हस्ताक्षर है, कहीं पर कुछ काटपीट है, तो ऐसे में हम वोट को नहीं गिनेंगे इसका, और भारतीय जनता पार्टी के मेयर का जीत का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था, इसमें कुछ छिपाने की बात थी ही नहीं। जरा एक तस्वीर को एक एक करके आपको बताते हैं। जब वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पहुंचते हैं, बैठते हैं, एक सहयोगी उनका बैलेट बॉक्स को उठाता है, दिखाता है, देखिए ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, एक एक करके आप पर्ची उठाइएगा, इसमें वोट डालिएगा। उसके बाद वोट डाल दिए जाते हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बैठे होते हैं वो एक एक पर्ची को वहां से निकालते हैं और 8 पर्ची के ऊपर कुछ अपने हाथ से कलम से लिखते चले जाते हैं और वह 8 पर्चियां खारिज कर दी जाती है। और फिर क्या होता है, उसके बाद वह जीत का ऐलान कर देते हैं। लेकिन यह सब कुछ जो हुआ, इसकी तस्वीर एक बार देखिए। बैलेट बॉक्स को सभी कैंडिडेट्स के सामने और प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के सामने लॉक कर दीजिए।
कैमरे पे सब कुछ आपने देख लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाकायदा अपने हाथ से, अपनी कलम से कुछ बैलेट पेपर को जो डाले जा चुके थे उसके ऊपर कुछ हाथ से लिख रहे थे। सामान्य तौर पे उस पे कुछ लिखा ही नहीं जाता है और उसके बाद उस गड्डी को उठा करके किनारे में साइड कर दिया जाता है और उसके बाद एक ही झटके में वह खड़े हो जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 16 वोट पाए हैं और दूसरी ओर वही इंडिया गठबंधन के सिर्फ 12 वोट मिले हैं। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मेयर का ऐलान कर रहे हैं तो वो मेयर बन गए और 1 सेकंड 2 सेकंड के भीतर ही इंतजार कर रहे हैं। वो मेयर जो पीछे ही, स्टेज के पीछे ही खड़े होते हैं, जो कि उनको सामने ही बैठना चाहिए था, लेकिन वो पीछे खड़े होते हैं और उनको 2 आदमी लाकर कुर्सी पर एक ही झटके में बिठा देता है। अब एक झटके में बैठाने के बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो डिप्टी मेयर का जो चुनाव होता है तो मेयर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाते हैं। तो उसी कुर्सी के ऊपर उनको बैठाया जाता है, नारे जोर जोर से लगने लगते हैं, शोर शराबा होने लगता है, लेकिन एक ही झटके में प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात को भूल जाते हैं कि जिन बूथ पे या जिस बैलेट पेपर पे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और खारिज किया है वो उसको तो भूल गए। तो लपकते हैं उसको पकड़ने के लिए, तब तक दूसरी ओर से इंडिया गठबंधन के कुछ पार्षद वहां पहुंच जाते हैं और उस पेपर को छीनने की हाथापाई वहां पे जद्दोजहद शुरू हो जाती है और एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उसको हाथ से लेकर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में थमा देते हैं और उसको पीछे मन से बाहर निकाल देते हैं। अब हम ऐसे ही कमेंट्री कर रहे हैं, जरा देख लीजिए आप, सारी छवि और आपको सामने होगी कैसे ये सारा कुछ हो गया खेल। बीजेपी का मेयर बन चुके हैं, बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा कुछ देख लो, बीजेपी के मेयर अनाउंस कर दिया। हालांकि हंगामा हुआ है, हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, पर्चियां खत्म की गई और मार्शल भी डाले गए। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ 16 ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। सब कुछ कैमरे ने पकड़ लिया, सब कुछ कैमरे के सामने हो रहे थे और कोई गिला शिकवा किसी को नहीं है, क्योंकि इसी समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत देरी नहीं किया सोशल मीडिया के ऊपर अपने विचार रखने को लेकर। उन्होंने कहा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेयर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत गई चंडीगढ़ में और बहुत ही यूनियन टेरेटरी जो चंडीगढ़ है उसमें काफी जबरदस्त विकास हुआ है और इंडिया गठबंधन पहला चुनाव हार गई जो साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पर कोई अर्थमेटिक या कोई केमिस्ट्री काम ही नहीं, कोई गणित काम नहीं आया। अब सवाल है, कोई अर्थमेटिक या कोई केमिस्ट्री इस डेमोक्रेसी में कैसे डिगा? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और इससे पहले चंडीगढ़ के भीतर वो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट रह चुका है। उसी व्यक्ति को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने कहा अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी गड़बड़ी जब हुई थी तो वो डाल दिया गया था वोटिंग, उस समय हाई कोर्ट ही जाना पड़ा था। तो हाई कोर्ट ने आज के दौर में तारीख दी, अब तो सब कुछ कैमरे के सामने है। लेकिन जश्न मनाना शुरू हो गया, दिल्ली तक ये खबरें मिल गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कहने में कोई कताही नहीं बरती कि देखिए इंडिया अलायंस पहला अपना चुनाव ही हार गई, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, लेकिन इंडिया अलायंस की पहली हार। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र को अब सहेजने वाले संस्था सत्ता की मुट्ठी में कैद हो गए हैं? क्योंकि सवाल इतना ही भर नहीं है, एक सवाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के भीतर भी रेंग रहा है और वहां पर पूर्व सेक्रेटरी हुआ करते थे EAS शर्मा, जो भारत सरकार के भीतर सचिव स्तर पर थे, वो कई मामले उठाते रहते थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयुक्त में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार, उनको एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। उसमें पत्र में बताया कि देखो जो ऐसा है, जो EVM है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनाती है ना,
उसके भीतर के डायरेक्टर्स में अगर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां रहेंगे तो उस ईवीएम मशीन को बनाने के भीतर जो सारा सोर्स कोड जो डाला जाता है, जो चिप उसमें डाली जाती है, उसकी जानकारी तो उन डायरेक्टर्स को जरूर होगी। अब जवाब उस पत्र का लौट के आया नहीं, वो पत्र नहीं भारत देश के भीतर के नागरिकों के लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी काफी सवाल उठता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उससे आगे की बात है कि उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया और वो कहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मनसुख भाई, वो सामजी भाई आचार्य है जो राजकोट से है, उसके अलावे 3 और डायरेक्टर रैंक के लोग हैं जो उन्होंने अपने पत्र में उनका नाम का जिक्र किया। और सवाल होता है कि यूपीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो भीतर के लोगों को जाना जाए, समझा जाए कि कौन कौन है उसके भीतर। और जब इसके बाद इसके ऊपर जब आप पड़ताल करना देखिएगा तो एक एक बात खुल करके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो देखा कि इस भारत देश के भीतर जो ईवीएम बनती है उसके बारे में, ईवीएम के बारे में कुछ बात करें, उसके बाद कुछ एक तस्वीर को देख लीजिए कि पहली तस्वीर जो होती है डॉक्टर पीवी पार्थ सारथी जी की होती है। वह भी पीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के भीतर वह वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर हैं और ये राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनको कई जगहों पर विधानसभा क्षेत्रों के भीतर भी लगाया जाता है। इससे पहले उन्हें तिरुपति असेंबली क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी थी। अब यहाँ पर किसी के मन में एक सवाल होगा, यह कैसे संभव है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है वो भारत सरकार के अधीन की कंपनी है और वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। तो जरा एक बार आप देखिए डॉक्टर पीवी पार्थ सारथी के एक छवि जो देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ, इस छवि को जरा देखिए आप पहले। तो ये डॉक्टर पीवी पार्थसारथी हैं। दूसरे डायरेक्टर का नाम होता है मनसुख भाई सामजी भाई आचार्य। ये राजकोट से आते हैं और इनका बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और डायरेक्टर भी है क्लासिक कॉटन प्राइवेट लिमिटेड से, राजकोट से जुड़े हुए हैं, राजकोट के जिला अध्यक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी से खुले तौर पे जुड़े हुए हैं। और यह भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से इनकी भी नियुक्ति है। जो ईवीएम बनाती है कंपनी, जरा उनको भी एक पल के लिए देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तो ये मनसुख भाई थे। लेकिन एक और डायरेक्टर हैं तीसरे, शिवनाथ यादव। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक रह चुके हैं, एमएलए रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर इनकी पहल काफी जबरदस्त होती है। लेकिन यह भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये भी है। अब सवाल उठता है, जरा उससे पहले कोई सवाल करे, सारी परिस्थितियों को जाने समझे कि आखिर क्यों लोकतंत्र इस भारत देश में हड़प लिया गया है इस दौर में, या चुनाव जीतने की प्रक्रिया इस हद तक इस भारत देश के भीतर बढ़ चुकी है कि सत्ता चुनाव हारना ही नहीं चाहती है। तो एक पल के लिए शिवनाथ यादव जी से भी जरा आप देख लीजिए, मिल लीजिए, जिनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ भी है। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए शिवनाथ यादव जी से को देख लिया, 3 डायरेक्टर की छवि आपने देख लिया, तीनों डायरेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है
कि पिछले साल मार्च के महीने के भीतर तब कानून मंत्री किरण रिजिजू होते थे, उनसे एक सवाल पूछ लिया गया था कि इस भारत देश के भीतर ईवीएम कौन बनाता है, कौन सी कंपनी से तैयार करती है, उस कंपनी से सरकार का क्या लेना देना होता है। इन सारे सवालों के जवाब पार्लियामेंट के भीतर दिए गए थे और यह भी कहा गया था कि दरअसल ईवीएम की मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर के बनाती है। उसमें से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का काम जो होता है वो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलोर के भीतर जिसका हेडक्वार्टर होता है वहीं पर यह काम होता है। जो 3 डायरेक्टर की जो हमने आपके सामने नाम बताए, छवि दिखाए, तीनों डायरेक्टर बेंगलोर से ही जुड़े हुए हैं और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ही आता है। तो रक्षा मंत्रालय के तहत BEL काम करता है और रक्षा मंत्रालय के तहत सरकार निगरानी नहीं करती बल्कि मंत्रालय उस पर खुद निगरानी करता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तीन व्यक्तियों की तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ बाकायदा चुनाव भी लड़ जाते हैं। इस दौर में उन्हें डायरेक्टर रहते हुए यह काम भी सौंपा गया कि आप भला कॉन्स्टिट्यूएंसी को फलाना को देखिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी अपने उम्मीदवार को जिताना वहां आपका ये काम है। सवाल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भर का, एक डायरेक्टर के जरिए नहीं है, यहाँ ईवीएम का खेल है। बहुत बड़ी संख्या में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम तैयार करते हैं उसमें एक ईवीएम मशीन के भीतर 2000 वोट ही पर पाता है। तो कितनी बड़ी संख्या में पूरा प्रोटेक्शन लगातार ईवीएम का किया जाता होगा। कीमत करीब 17,000 होती है क्योंकि अब कैटेगरी M3 आ गया है। इससे पहले कैटेगरी 2014 तक से पहले की जो कैटेगरी होती है M2 की थी जिसकी कीमत 8,670 थी। अब तो टेक्नोलॉजी और हाईफाई हो गया। लेकिन इस सारे टेक्नोलॉजी की जानकारी और उसके भीतर जो कोड, जो सोर्स कोड जो उसमें लगे रहते हैं, जो चिप डाली जाती है, उसकी पूरी जानकारी डायरेक्टर्स के सामने ही होती है, जो कि नेचुरल वे में रहनी भी चाहिए थी क्योंकि डायरेक्टर्स का काम ही वही है। अब सवाल उठता है क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे नेता अगर इस भारत देश के पब्लिक सेक्टर की उन सारी कंपनियों के भीतर डायरेक्टर के तौर पर हैं, जिन कंपनियों का काम इस भारत देश के भीतर चुनाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मशीनों को बनाना है, तो फिर आगे का रास्ता किधर जाएगा यह आप एक पल के लिए सोच लीजिए, जरा सोच करके ही देखिए, कल्पना करके देख सकते हैं। ये सवाल उठना भी जायज है। इस सवाल को जो पत्र AS शर्मा जो फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे वो इसे ऐसे पूछा और ACI जो चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जो है उनको एक पत्र लिख करके, लेटर लिख करके पूछा कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के इस भारत देश के भीतर सवाल लगातार उठ रहे हैं और खास तौर पर निशाने पे वर्तमान सत्ता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर उसी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता डायरेक्टर्स अगर होंगे तो क्या आप उनकी इंडिपेंडेंस को लेकर के कहीं कोई सवाल उठाया या उनको जानने परखने समझने की कोशिश कुछ किया? एक और यहाँ पर एक सवाल हो जाता है कि जिस भारत देश के भीतर इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इसकी नियुक्ति अगर खुद प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ही इन तमाम जो PSU पे जहाँ जहाँ इस भारत देश के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाया जाता है उसकी नियुक्ति का पत्र अगर PMO से ही अगर निकल रहा हो तो उसके बाद वह कौन सी परिस्थिति है जो यह ना कहे कि इस भारत देश के भीतर में PMO से निकलने वाला हर आदेश निर्देश उनकी सत्ता को संभालने के लिए ही है? कौन नहीं कह सकता है। ये बात तो चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते और बहुत साफ हो जाती है, जहां पर प्रोजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा जो पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ लोग हो। मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी से उसका जुड़ाव है, लगा हुआ है, वो एक्स प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल का, उसको प्रोजाइडिंग ऑफिसर उसने खुले तौर पर किस प्रकार से मेयर का चुनाव को ही हड़प लिया। यह एक परिस्थिति बतलाती है कि इस भारत देश के भीतर में अब सत्ता चुनाव हारना बिल्कुल नहीं चाहती है। सवाल इतना भर नहीं है कि ईडी की कार्रवाई इस तीखेपन से और ईडी की पूरी कार्रवाई एक तरफा तो कहीं नहीं है, जिसको लेकर के विपक्ष बार बार सवाल उठाते रहता है और कहता है कि देखिए डरा रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को अपने तौर पर लड़ा भी रहे हैं। और यही वह सारी परिस्थिति है जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर के कर दिया और कहा कि वह किस रूप में घबरा गए, हिचकिचा गए, डर गए, एक ही झटके में तोड़ दिया
कई तंज भी उभेंगे भी कि ये तंज भी कसा, लेकिन सवाल इस भारत देश के भीतर उस विपक्ष का जो यह सोच रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस भारत देश के भीतर चुनाव तो होंगे नहीं, सवाल 2024 भर का नहीं है, उससे पहले की परिस्थितियों को भी तो जरा आप देख लीजिए। इस भारत देश के भीतर यह बात तो कहिए जरूर कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा, उसकी नियुक्ति कौन करता है। चंडीगढ़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस भारत देश के भीतर इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री खुद करेंगे, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ने खुद का नाम रखा। तो एक ही झटके में संसद से एक विधेयक ला करके उस पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके कह दिया गया जी नहीं, विपक्ष का नेता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त एक कोई कैबिनेट का मिनिस्टर होगा जो कि मिल करके तय करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो फिर लोकतंत्र को लेकर अलग अलग संस्थानों के जरिए परिस्थितियों को समझने बूझने की राजनीति, और इस पूरे राजनीति के साथ लोकतंत्र को हड़पने का पूरा खेल, और इन सबों के साथ चुनाव को ही लोकतंत्र से जोड़ने की परिभाषा, और लोकतंत्र को इस भारत देश में बहुत ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फेयर इलेक्शन के तौर पर नारे लगाने वाले चुनाव आयोग भी, उनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, बल्कि सिस्टम ही ऐसा क्रिएट हो जाता है जिस सिस्टम के बाद ये परिस्थिति काफी छोटी लगने लगे कि दरअसल मशीन हो यानी टेक्नोलॉजी हो, या मानव के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, यह पूरा एक सिस्टम ही क्यों ना क्रिएट कर दिया जाए और पूरा सिस्टम ही काम क्यों ना किया जा करता हो, सब कुछ सत्ता के अनुकूल है। यही वह परिस्थिति है जो इस भारत देश में इस दौर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतंत्र भारत का, उस देश का, उस चुनाव में बसता है जिस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सत्ता ने अपने अनुकूल, अपने कब्जे में कर लिया है, चाहे व्यक्ति के स्तर पर, चाहे किसी संस्थान के स्तर पर, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर, चाहे सिस्टम के आधार पर। ये परिस्थितियां भारत देश के सामने हैं। देखते रहिए, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।